हेलो बच्चों। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। गैल्वेनिक सेल हो चुका है, बचे हुए दो पार्ट्स अब लेंगे, जिसमें पहले लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल का उल्टा। तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस अकर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो। इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और किसी इलेक्ट्रोलिसिस का डिकम्पोजिशन करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का डिकम्पोजिशन मतलब इस तरीके से, मान लो जैसे सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन फॉर्म में है, लिक्विड, प्योर लिक्विड, पानी नहीं है, एक्वस नहीं है, मोल्टन, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो तो आपको सोडियम मेटल मिल जाती है और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है, एंड दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम बैटरी। जैसे ये मान लो ये दो प्लेटें हैं, उन प्लेटों के बीच में कोई मान लो मोल्टन NaCl ले लो और ये कैथोड बना दो, नेगेटिवली चार्ज प्लेट को, और यहां मान लो मोल्टन NaCl ले लिया। नहीं, एक्वस नहीं है, मोल्टन NaCl है, लिक्विड फॉर्म में, पिघला हुआ। मोल्टन मतलब पिघला हुआ। तो जैसे ही आप की क्लोज करते हो, इसको कैथोड बना दिया आपने। और कैथोड हमेशा वो होता है वेयर रिडक्शन अकर्स। ये एनोड है। एनोड हमेशा वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होता हो। तो ये कैथोड और एनोड बना दिए। अब बीच में Na और Cl तो होंगे ही ना। और एक कलर ले लो, जैसे मान लो ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस टाइप के। तो ऑब्वियसली पहली वाली ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयन तो यहां जाकर के इधर अट्रैक्ट होगा और सोडियम आयन इधर अट्रैक्ट होगा बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। और पता चला कैथोड पर रिएक्शन ये हो गई, सोडियम आयन का रिडक्शन हुआ, सोडियम मेटल मिल गई, और एनोड पर ये रिएक्शन हुई, क्लोराइड आयन Cl2 प्लस 2, इस टाइप से। तो पता चला ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई, सेल रिएक्शन। हालांकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सेल रिएक्शन जब भी बनाते हैं तो इस तरीके से ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं। तो कैंसिल आउट होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहली इक्वेशन को, तो 2Na प्लस 2Cl माइनस, मोल्टन फॉर्म में थे, 2 सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। ये है सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। Reaction is made to move forward by electricity supplied from
बैटरी। बाहर बैटरी से आपने इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, इस रिएक्शन का इन जनरल डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। इन जनरल डेल्टा जी इस रिएक्शन का पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, बस इसको मूव करवाया जाता है बाई सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। कौन? बैटरी। तो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ये सप्लाई की, और फिर सोडियम आयन का रिडक्शन और क्लोराइन आयन का ऑक्सीडेशन करवाया, प्रोडक्ट मिले सोडियम एंड क्लोरीन। ये सोडियम एंड क्लोरीन कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये कहलाते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कैथोड पर कुछ मिला, एनोड पर कुछ मिला, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरह की रिएक्शंस हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं इसमें। उल्टा है गैल्वेनिक सेल का, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, साइन भी उल्टा है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव था वहां पर, और यहां पॉजिटिव है। तो बिल्कुल उल्टा होता है, वहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होती है, उससे यू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क इन द आउटर सर्किट। जैसे लाइट पंखे चलाते हो आप, कारों की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जिन्हें बोलते हैं हम, फ्यूल सेल्स, और भी बहुत तरह के, मान लो वो टॉर्च में डालने वाले सेल, नाइकेट सेल, पैनासोनिक में जो वो रिचार्जेबल वाले सेल होते हैं, वो सब भी पढ़ना होता है हमें। वो सब एप्लीकेशंस थे ऑफ गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एप्लीकेशंस हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, चांदी के बर्तनों पर सोने की पॉलिश इसी से होती है। गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, और सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं कैथोड एनोड, जिसको भी मान लो इलेक्ट्रोलिसिस जिसको भी करवाना होता है, मान लो कैथोड बना दिया, सिल्वर की प्लेट है, उस पर गोल्ड की कोटिंग करवानी है, तो गोल्ड क्लोराइड ऑरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो गोल्ड आयन बड़ी आसानी से रिड्यूस होते हैं और वो चांदी की प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएंगे। पढ़ेंगे, वो सब आएगा। वो मेटल का प्योरिफिकेशन, जिंक, निकल जैसी मेटल्स जो होती हैं, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्योरीफाई करते हैं, उनकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। तो सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नो लेस इंपॉर्टेंट देन गैल्वेनिक सेल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिला, कितना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिलेगा, कितना, ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी सप्लाई की है आपने। तो इसी के लिए हमारे पास नियम है जिन्हें बोलते हैं हम फैराडेज लॉज। यहां तक की बात एक बार लिखो तो सही, फिर लिखेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हेडिंग लिखो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ, दो नियम हैं, हालांकि दोनों नियम, दूसरा नियम भी पहले से ही आता है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल अबाउट कि अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कितना मिलेगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कितना मिलेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑन एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड या एनोड कुछ भी, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज, सप्लाइड फ्रॉम बैटरी, जो भी एक्सटर्नल सोर्स है। तो बाहर से बैटरी से कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो मास W इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q, और Q क्या होता है, और
I into T. If I is the current supplied from the battery and T is the time period and efficiency मान लो 100% ले रहे हैं, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी अंदर आई है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोड्स पर। और ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं Z इंटू आई इंटू टी। Z कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस I is the current, T is the time period, W is the mass of the product of electrolysis. Mass of product of electrolysis deposited और लिबरेटेड। ये डिपॉजिटेड और लिबरेटेड क्या होता है? कई बार गैस प्रोडक्ट होता है तो वो लिबरेट हो जाता है गैस के फॉर्म में, कई बार कुछ सॉलिड होता है जो इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है तो वो डिपॉजिटेड हो गया। तो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड यहाँ पर एक ही मीनिंग सा है, मतलब कितना मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बना। I is the current, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस है Z। अच्छा, Z को डिफाइन कैसे करें? आप इसे यूं भी तो लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू W अपॉन आई इंटू टी। अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर ले लें और T जो है वो 1 सेकेंड ले लें, तो इसका मतलब चार्ज कितना सप्लाई हुआ? 1 कूलम्ब। एक कूलम्ब चार्ज सप्लाई करें तो फिर साफ दिखता है कि Z किसके बराबर हो गया फिर? W। तो हम कैसे डिफाइन करें बताओ? हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बच्चे ECE मतलब कंप्यूटर साइंस, मतलब CS मतलब कंप्यूटर साइंस, ECE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अरे ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE Z इज इक्वल टू W के बराबर है यदि 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया जाए फ्रॉम द बैटरी विद 100% एफिशिएंसी। तो आप डिफाइन कैसे करोगे? तो व्हाट इज W? ECE ऑफ अ सब्सटेंस is equal to the mass of product of electrolysis when 1 coulomb charge is supplied। ये कट तो न गया राइट साइड में? जरा चेक कर लियो, एक बार चेक तो कर लो। नहीं बचा हुआ है। तो ECE of the substance is equal to the mass of the product of electrolysis when 1 coulomb charge is supplied। अब 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने पर जितना मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये ECE कोई अच्छा टर्म नहीं है, हटाना है, ये हमें किसी मोर कन्वीनियंट टर्म्स के रूप में लेके आना है तो ले आएंगे। अभी ECE को हम इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी ला सकते हैं। कैसे? जैसे 1 फैराडे क्या होता है भाई? 1 फैराडे चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू हम बता भी चुके थे, फिर वापस से देख लो। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 मोल में 6.022 × 10⁻23। तो ये वैल्यू लगभग आती है 96,500 कूलम। ये है 1 फैराडे की वैल्यू। तो 1 फैराडे चार्ज इज दिस मच, याद रहना भी है अप्रॉक्सीमेटली इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन से ये 96,486 पता नहीं कुछ ऐसा चार्ज आता है, बट ठीक है, आप यही वैल्यू याद रखो 96,500। क्वेश्चन में कुछ दी हुई हो तो वो यूज कर लो, नहीं दी है तो अपने पास से ये वाली इस्तेमाल कर लो आप। ठीक है, तो 1 फैराडे चार्ज मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
तो 1 फैराडे की जो डेफिनेशन ये होती है, 1 फैराडे चार्ज और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज produces mass of substance equal to its equivalent weight या equivalent mass। मास और वेट केमिस्ट्री में हम सेम ही लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से मल्टीप्लाई मत करना भाई। तो 1 फैराडे चार्ज प्रोड्यूसेस मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। ये परिभाषा होती है, इक्विवेलेंट मास को हम सिंबलाइज कर रहे हैं ई से। ये परिभाषा ही होती है इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट और गेन्ड। तो 1 फैराडे का मतलब 96,500 तो और 96,500 कूलम्ब चार्ज जब सप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मास कितना ऑब्टेन होता है? ई ग्राम। ई ग्राम मतलब इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो फिर 1 कूलम्ब किसके बराबर आएगा? ई अपॉन 96,500 ग्राम। और यही तो है ECE/Z। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की परिभाषा ही क्या थी कि 1 कूलम्ब चार्ज जितना मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूस करे। तो फिर वो जो फॉर्मूला था पिछली स्क्रीन पर, ये वाला W = ZIT हटा लो। अब Z अब इस्तेमाल नहीं होगा, पता होना चाहिए Z क्या था। तो क्या था? W = Z × IT और Z की वैल्यू आ गई E अपॉन 96,500। तो फॉर्मूला आ गया E अपॉन 96,500 × I × T। ये है फॉर्मूला। और W = E अपॉन 96,500 × I × T × ईटा एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी। ईटा इज करंट एफिशिएंसी ऑन इलेक्ट्रोड। कैथोड की बात कर रहे हैं तो कैथोड करंट एफिशिएंसी, एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड करंट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 1 से 1 होगी वैल्यू। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 70% एफिशिएंसी है तो ईटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.7। इन क्वेश्चन तो कुछ लॉसेस तो होते ही हैं, तो करंट एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती। 2, 4, 5, 10% लॉसेस होते ही हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा करंट एफिशिएंसी के बारे में, तो हम ईटा की वैल्यू 1 ले लेंगे, वरना एफिशिएंसी दी है तो फिर हमें कंसीडर करना होगा। तो इन क्वेश्चन अगर करंट एफिशिएंसी इफ करंट एफिशिएंसी जो है वो 80% दी हुई है, देन ईटा कितना लोगे? ईटा इज 0.8। 80% एफिशिएंसी है तो ईटा की वैल्यू 0.8। तो ये करंट एफिशिएंसी हुआ। आई करंट हो गया एम्पियर में, टी सेकंड में टाइम हो गया, एंड ई कहलाता है इक्विवेलेंट मास। तो ई इज इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। और W तो मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, इक्विवेलेंट मास एक चैप्टर होता है मूल कॉन्सेप्ट का बड़ा भाई, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आएगा, वो शायद पढ़ेंगे आप। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, बड़ा बेसिक फॉर्मूले होते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, यहीं पे सीख लेंगे हम। क्या कि इक्विवेलेंट वेट E किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट M अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस। E तो इक्विवेलेंट वेट है और इक्विवेलेंट मास, मास और वेट में कोई अंतर नहीं होता यहां। और M क्या था? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो समझते हो आप, CO2 है, 44 है, इस टाइप से। VF इज वैलेंसी फैक्टर। हर सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ सब्सटेंस। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ फैराडे सप्लाइड, जितने फैराडे सप्लाई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट्स के उतने ही बनेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ फैराडे सप्लाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब बात आती है, सब कुछ वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। वैलेंसी नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। ये सब कॉमन फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अब सर ये भी बताओगे क्या? अरे चलो ठीक है, बता ही देता हूं। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। मोलर मास ले लो। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। इस तरीके से डिफाइन होता है। और इक्विवेलेंट मास निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब बात आती है वैलेंसी फैक्टर। हम जिस तरह के सब्सटेंस यूज करते हैं, वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सब्सटेंस is number of electrons lost or gained per mole, per molecule, per formula unit, per molecule और formula unit। आयनिक कंपाउंड के लिए हम शब्द फार्मूला यूनिट यूज करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। आसान शब्दों में, फॉर एग्जांपल मान लो सोडियम आयन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, सोडियम बना, तो पर सोडियम आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड? 1। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ Na+1। कैल्शियम मान लो और Zn2+ है, रिडक्शन करवाया, जिंक मिल गया, तो बताओ जिंक आयन का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। या जिंक का वैलेंसी फैक्टर भी कितना हुआ? 2, जो भी प्रोड्यूस हुआ है। एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम बना, तो बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना? 3। और एग्जांपल जैसे CH4 है, CO2 में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो एक तरीका तो यही है कि बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लो, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बता सकते हो। -4 से +4 में आ गया, कितने का चेंज हुआ पर मॉलिक्यूल? 8 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 8। इवन इसका भी वैलेंसी फैक्टर 8 ही होता है। तो वैलेंसी फैक्टर की दूसरी परिभाषा यहां भी एक बोल दो कि चेंज पर एल्यूमिनियम, हाउ मेनी, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम Al3+ टू एल्यूमिनियम? 3 का चेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर 3। तो इसका मतलब और वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और स्पीशीज। पर मॉलिक्यूल या पर स्पीशीज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और स्पीशीज इज द वैलेंसी फैक्टर। देख लो CH4 में कार्बन -4 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन इज 2.1, कार्बन इज 2.5। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसके बेसिस पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4, यहाँ कार्बन +4, तो 8 का चेंज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर 8 हुआ। और 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं वैलेंसी फैक्टर के, क्योंकि यहीं अटकते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। बाकी ये फॉर्मूले तो हैं ही काम के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अभी क्वेश्चन लेंगे भी इनके ऊपर, नोट करो पूरी बात। और एग्जाम्पल जैसे
जैसे मान लो MnO4 माइनस है, इसका रिडक्शन हुआ Mn2 प्लस में, तो साफ दिखाई पड़ता है कि मैंगनीज +7 से +2 में गया है, तो 5 का चेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 5। इवन प्रोडक्ट का भी 5, क्योंकि +2 आया कहाँ से है +7 से, तो 5 का चेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर 5। और जैसे मान लो बस और जरूरत पड़ेगी नहीं, जैसे Cr2O7 2 माइनस है, क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो +6 से +3 में आया है, पर क्रोमियम 3 का चेंज और 2 क्रोमियम है, तो टोटल 6 का चेंज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर 6। अच्छा, इसका वैलेंसी फैक्टर जो होगा फिर 3 होगा, क्यों? क्रोमियम कहां पर है +3, आया कहां से +6, कितने का चेंज पर क्रोमियम 3 का, और एक ही क्रोमियम है, तो 3, यहां 2 क्रोमियम थे इसलिए 6। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर हम लिखते हैं। वैलेंसी फैक्टर पता है तो बड़ा आसान है। मैं फॉर्मूला को समराइज कर दूं, फॉर्मूला समरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या? एक तो मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू E/96,500 इंटू I इंटू T इंटू एफिशिएंसी। दूसरा, नंबर ऑफ फैराडे, अगर मुझे करंट के टर्म्स में लेना हो तो I इंटू टी अपॉन 96,500 होते हैं। I इंटू टी तो चार्ज है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालना है, तो 96,500 से डिवाइड कर दो, विच इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक फार्मूला ये भी है, कई बार जरूरत पड़ती है तो यूज़ कर लेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फैराडे किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स into valency factor. So this is another formula which is important. साथ ही साथ equivalent weight is equal to molecular weight upon valency factor. साथ ही साथ number of gram equivalents is equal to number of moles into valency factor. सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट सेल में जब बैटरी है तो बैटरी कैथोड को भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, एनोड को भी दे रहा है, तो जितना चार्ज कैथोड को पास होगा उतना ही एनोड को पास होगा। अगर करंट एफिशिएंसी सेम है तो चार्ज रीचिंग एट अ कैथोड एंड एनोड वुड बी इक्वल इफ द करंट एफिशिएंसीज आर 100% और इक्वल। तो फ्रॉम बैटरी equal amount of charge passes at cathode and anode provided current efficiencies of cathode and anode are equal. कैथोड और एनोड की करंट एफिशिएंसी अगर सेम हो तो सेम चार्ज विल पास एट कैथोड एज वेल एज एनोड। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो दिस मीन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of product at cathode is equal to number of gram equivalents of products ले लो, products at anode। तो कैथोड और एनोड पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड वुड बी सेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, ध्यान देंगे। इसका यूज आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ले लेंगे हम ही क्वेश्चन ले लेंगे इसके ऊपर। इलेक्ट्रो थोड़ा सा ट्रबल करता है बच्चों को, कॉन्सेप्चुअली वीक होने की वजह से बच्चों को ट्रबल आती है, और जो बच्चे सब बातें समझते हैं, लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं, उनका एक मन में शांति सी रहती है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो मैं स्ट्रांग हुई, क्वेश्चन कैसा भी होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो क्या है, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट कर लूंगा। इस तरह की फीलिंग बच्चे को रहती है क्वेश्चन में। नोट करें। चलो कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों।
Let us take a few questions on them. Find number of Faraday of electricity needed. A, मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है 0.3 मोल ऑफ Al3 प्लस कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम मेटल. B, W ग्राम ऑफ एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन, ऐसे लिख लो. कन्वर्टेड टू एनिलीन. और भी एक केस 20 ग्राम ऑफ SO2 कन्वर्टेड टू SO4 2 माइनस. बड़े आसान क्वेश्चन है. फॉर्मूले जो सिखाए हैं उनके बेसिस पे सॉल्व करना है. स्क्रीन को पॉज करो और तीनों केसेस में ऑफ कोर्स सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर W के टर्म्स में आएगा. करो जरा फाइंड आउट कि हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हाँ भाई देखिए जरा. जरा पहला पार्ट देखो. Al3 प्लस का रिडक्शन कराया होगा जब भी तो एल्यूमिनियम मिला है, तो वैलेंसी फैक्टर इज 3. तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. कितने 0.3 मोल्स एल्यूमिनियम आयन है इनटू वैलेंसी फैक्टर 3 है. तो आंसर इज 0.9 फैराडे. दैट्स इट, यही आंसर है. जरा बी पार्ट में देखो. नाइट्रोबेंजीन, हाँ ये अच्छा केस है, थोड़ा ध्यान देंगे. यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मतलब इस तरीके से डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, यहाँ एक प्लस फॉर्मल चार्ज होता है. ये तो कार्बन है ही. इसको कन्वर्ट कर दिया फाइनली आपने NH, ये कार्बन है. ये तो जरा ऑक्सीडेशन नंबर का चीज़ देखो. वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होता है आपको. जैसे C डबल बॉन्ड O है, कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना हो तो बॉन्ड तोड़ के देखो. हाइपोथेटिकली, असली में नहीं तोड़ना होता. तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. डबल बॉन्ड तोड़ते हो तो -2 +2 चार्जेज आते हैं. सिंगल बॉन्ड तोड़ते हो तो -1 +1 चार्ज आते हैं. तो ये डबल बॉन्ड है -2 +2 -2 +2. तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया ऑफ कार्बन +4. तो सिमिलरली जरा बॉन्ड तोड़ना +2 -2 गया. बॉन्ड तोड़ना सिंगल बॉन्ड -1 +1. बॉन्ड तोड़ना ये वाला नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1 और यहाँ +1. कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन -1. तो +2 +1 और प्लस एक ऑलरेडी चार्ज था. सुनो सुनो सुनो, +2 +1 और +1 एक फॉर्मल चार्ज पहले से ही था. लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए. तो +4 और -1 चार्ज और आया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर +3 है. अब यहाँ कितना आया? नाइट्रोजन पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1 -1 +1 और कार्बन से भी ज़्यादा है तो -1 +1 तो -3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर. +3 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर गया है पर मॉलिक्यूल. सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 6. अब देखो ये कैलकुलेट नहीं करोगे सही से तो फिर गड़बड़ होगी. समझ के कि पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड एक ही बात होती है. तो दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो. तो वैलेंसी फैक्टर 6 है. तो फिर तो क्या नंबर ऑफ फैराडे कितने हो गए?
मास W ग्राम दिया हुआ है ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास जरा देखना, C6H5NO2, तो ये हो गया 77 प्लस नाइट्रोजन 14 और 16 दूनी 32, तो 7 और 4 11 और 2 13, 1 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12, 123 है। तो मास अपॉन मोलर मास क्या बन गया, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 6। दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है, दैट्स इट। अच्छा थर्ड पार्ट भी देख लो। सी क्या है, 20 ग्राम SO2 कन्वर्टेड टू सल्फेट आयन, +4 से +6 में गया है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो फिर नंबर ऑफ फेराडे कितने हो गए, SO2 के मोल्स कितने, 20 अपॉन मोलर मास SO2 64 इंटू 2, तो बस यहीं से आ गया। तो 20/32, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, दैट्स इट। इतने फराडे। आसान क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आ गई बात समझ? तो एक तरीके से ये सवाल था, और भी 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, चलो बात समझते हैं। नोट करो यहां तक की बात। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे ले लें, CuSO4 aqueous solution is electrolyzed to get metal, copper metal. Find mass of copper metal if a 3 ampere of current is supplied for 96.5 minute with current efficiency of, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, of 80%। अगेन क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। आपसे क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है कॉपर आयन का रिडक्शन कराएगा, कॉपर मेटल ऑब्टेन करवानी है, 3 एम्पियर करंट है, 96.5 मिनट्स के लिए सप्लाई की गई, करंट एफिशिएंसी 80 है, तो बताओ कितना मास ऑब्टेन होगा। कॉपर का एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर जरूरत पड़ने पर 64 ले लो, वैसा होता तो 63.5 है, बट 64 ले लो, जो दिया है वो यूज करो। Solve the question. Solve it. क्या आंसर आया बताओ। तो देखो क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, कॉपर मिल गया। क्वेश्चन ने कहा कि मास ऑफ द कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, 3 एम्पियर करंट, और फॉर्मूला लगाओ, W = I × T E अपॉन 96,500 × I × T × एफिशिएंसी। तो 96,000 E की वैल्यू एटॉमिक मास 64 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2 है, अपॉन 96,500 इंटू I 3 एम्पियर इंटू T है 96.5 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। जस्ट अ मिनट। तो इस तरीके से, अच्छा 96.5 मिनट्स हैं तो उसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? इंटू एफिशिएंसी दी हुई है 80%, तो 0.8 आ गया, बस यही था। ये कैंसिल करोगे तो कितना, 1000 बार आ गया, 1000 बार से ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, 32 तो 0.32 आ गया यहाँ पूरा एडजस्ट होके, इंटू 3 इंटू 6 इंटू 0.8,
बस देख लेना इतने ग्राम, बस सॉल्व करेंगे तो यू गेट योर आंसर लाइक दिस। गुणा भाग खुद कर ले। अच्छा, एक क्वेश्चन मान लो ऐसे ले ले कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, on electrolysis of water, 2 liter of O2 gas is evolved under certain conditions. Find volume of H2 evolved under same conditions. So on electrolysis of water, 2 liter of O2 gas is evolved under certain conditions. Find volume of the H2 gas evolved under same conditions. अच्छा, चूंकि अभी हमने प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा है कि क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे होगा, तो मैं चलो अभी के लिए दे देता हूँ। एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पर जब रिएक्शन होती है वाटर का रिडक्शन होगा और बनाएगा ये H2 गैस प्लस 2OH माइनस। इस तरीके से रिएक्शन होंगी। ये एक अच्छा सवाल है, इससे कई सीख भी मिलती है। हमें इम्पॉर्टेंट आपको बतलाना है कि बताओ सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम इवॉल्व होगा यदि O2 2 लीटर इवॉल्व हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। क्या आंसर आया बताओ। देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात देखो, 2 लीटर ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है और कौन सी कंडीशंस पे हैं। तो मान लो जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, एक बात तो पता है, इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पासेज एट कैथोड एंड एनोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेज एट कैथोड एज वेल एज एनोड। तो जैसे यहाँ पर मान लो 2 लीटर ये इवॉल्व हुआ है, सेम कंडीशन पे हैं 2 लीटर। अच्छा, मान लो यहां से कुछ x फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की आपने, x फैराडे से 2 लीटर इवॉल्व हो गया, x फैराडे से 2 लीटर इवॉल्व हो गया। और एनोड पर अगर x फैराडे पास की है तो कैथोड पर भी x फैराडे पास होगी, तो यहां भी x फैराडे पास हुई होगी। समझ रहे हो ना। तो 4 फैराडे से 2 लीटर मिला, मान लो 4 फैराडे से कुछ मिलता और x फैराडे से 2 मोल मिला है। छोड़ो ये सब भी, x फैराडे भी हटाओ, और आसान तरीका बताता हूं, और आसान तरीका। मान लो कुछ भी 4 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते तो ये 1 मोल मिलता या नहीं। लीटर वीटर छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते तो ये 1 मोल मिलता। ठीक है, अगर 4 फैराडे पास करवा दिया आपने, ये 1 मोल मिला, तो 4 ही फैराडे फिर आपने यहां भी पास कराए होंगे। बट सर यहां तो 2 फैराडे लिख रहे हैं। अरे ये तो इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को अब 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 200 आ जाएगा। तो क्या मैंने 200 फैराडे पास करा दिए? ऐसा थोड़ी होता है, ये तो स्टाइकियोमेट्री है, हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ 4 फैराडे पास करवाए हैं एनोड पर, तो कैथोड में भी 4 फैराडे पास कराए होंगे, तो 2 फैराडे से 1 मोल मिलता है। तो 4 फैराडे से कितना मोल मिलेगा? 1/2 इंटू 4, 2 मोल। इसका मतलब अगर O2 1 मोल मिला है तो हाइड्रोजन 2 मोल मिलेगा। अगर O2 2 लीटर मिला है तो हाइड्रोजन 4 लीटर मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ H2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ O2, सो इट शुड बी 4 लीटर।
यही आंसर है, यही आंसर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेज एट कैथोड एज वेल एज एनोड। इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ का ही फॉर्म है। फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्म था? W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू क्यू, यही तो था चार्ज। इफ 2 coulometers और electrolytic cells are connected in series, तो फिर Q तो सेम फॉर बोथ हो गया। अगर 2 किलोमीटर्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो Q दोनों के लिए सेम हो गया। तो फिर साफ दिखाई पड़ता है अगर Q सेम हो गया तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। W1 upon W2 is equal to E1 upon E2, मतलब रेशियो ऑफ देयर मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ये है सिंपल सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ से ही क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ से ही आ जाता है। सेकंड लॉ किसी को ना भी पता हो ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई तकलीफ, कोई टेंशन नहीं है बच्चों को, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, सेम चार्ज पास होगा, बैटरी से कनेक्टेड हैं तो फिर उनके रेशियो ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। तो ये थे बच्चों फैराडेज लॉज। अच्छा, फैराडेज के दोनों लॉज तो पढ़ लिए। इलेक्ट्रोलिसिस में हमें 2 बातें सीखनी होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कितना बना और कौन बना, कौन प्रोडक्ट बनेगा और कितना बनेगा। कितना तो हमने पढ़ लिया, कौन, हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। सर ये भी टेंशन है क्या? हाँ है ना। मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हो या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हो। खासकर एक्वस सॉल्यूशंस में ये दिक्कत आती है। एक्वस सॉल्यूशन में पानी भी तो है ना, और अभी देखा है इक्वेशन लिखी भी है आपके सामने, वाटर कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, वाटर कैन अंडरगो रिडक्शन। पानी आसानी से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, पानी आसानी से रिड्यूस भी हो जाता है, आसानी से तो नहीं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिड्यूस भी हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। तो सर वो दिक्कत क्या है? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो पता चला कॉपर आयन भी है सॉल्यूशन में। तो अब रिडक्शन में हमारे सामने ये संकट आएगा, हमारे सामने ये डाउट आएगा कि कॉपर आयन का रिडक्शन करके कॉपर मेटल बनाएं या वाटर का रिडक्शन करा करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा दें। ऐसी एक दिक्कत हमारे सामने एनोड पर आएगी ऑक्सीडेशन में कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन करवाएं, मार्शल्स एसिड बनाएं या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन करा करके O2 बनाएं। तो पर्टिकुलरली जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, तो देयर आर मोर देन वन स्पीशीज अवेलेबल इन द सॉल्यूशन विच कंपीट फॉर रिडक्शन एट कैथोड और ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो फिर ऐसे में चूज करना कि हु विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। तो कहने का मतलब पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में 2 ही बातें सीखनी होती है मेनली, कितना बना, कौन बना। तो कितना तो सीख लिया, फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। कौन इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, कौन बनेगा एट कैथोड एंड एनोड, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। यहां तक की बात लिखो और हेडिंग लिखो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस? व्हेन 2 or more species compete for reduction at cathode or oxidation at anode, then
we have to carefully see who is preferred choice, who is preferred choice for reduction and oxidation during electrolysis. Particularly in aqueous solution of electrolytes. पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्वस सोल्यूशन में ये केस अराइज होता है. तो व्हेन टू और मोर स्पीशीज compete for reduction at cathode or oxidation at anode, then we have to carefully see who is preferred choice for the reduction or oxidation during electrolysis. ऐसा आता है. तो फिर क्या आगा? अगर हम कैथोड पर रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसे हम कई बार डिस्चार्ज पोटेंशियल भी बोलते हैं. डिस्चार्ज पोटेंशियल तो जनरली रिडक्शन पोटेंशियल होता है. रिडक्शन पोटेंशियल ना पता हो तो एसआरपी ले लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. आरपी और एसआरपी अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन वेरिएशन. तो क्या ए एट कैथोड a species having higher discharge potential that is a higher reduction potential or higher SRP. तो स्पीशीज हैविंग हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल और हायर रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि रिडक्शन की बात कर रहे हैं, कैथोड मतलब रिडक्शन होना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है. तो स्पीशीज हैविंग हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड फर्स्ट एट कैथोड. तो फिर हमें याद क्या करना है? देखो ये सीक्वेंस है दैट यू हैव टू फॉलो. जनरली कैटायंस के रिडक्शन आसानी से होते हैं, तो K प्लस बड़ी मुश्किल से रिड्यूस होता है. एक्वस मोली में तो होता ही नहीं. कैल्शियम 2 प्लस, सोडियम आयन, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, देन वाटर लिक्विड, Zn 2 प्लस, Fe2 प्लस, H प्लस. H प्लस का तो पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 ही होता है. कॉपर 2 प्लस, सिल्वर आयन, गोल्ड 3 प्लस. ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी. सो increasing order of ease of reduction मतलब इजीली ऑक्सीडाइज्ड. ये सब आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, वेरी इजीली रिड्यूस्ड. ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस्ड. रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वेरी इजीली रिड्यूस्ड. लेफ्ट से राइट जाने पर आसानी से कौन रिड्यूस होगा? जो राइट साइड वाले हैं. तो इंक्रीजिंग एसआरपी ऑर्डर है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा. रिडक्शन ना हो तो स्टैंडर्ड का डेटा ले लेंगे, कोई बात नहीं. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा, वही डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर बन जाता है. हालांकि डिस्चार्ज पोटेंशियल समटाइम्स में बी डिफरेंट फ्रॉम द एसआरपी वैल्यू, बट ठीक है, कुछ नहीं मिलता है तो यही रेफरेंस काम आता है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ रिडक्शन. अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी तो है ही ना. अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी तो है ही, और पानी है तो एक बात ध्यान दो, अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर के प्रेजेंस में अगर मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, तो कॉपर 2 प्लस तो है ही और वाटर भी है. तो पहला अधिकार किसका? रिडक्शन का, कॉपर 2 प्लस का. कॉपर मेटल बनेगी, वाटर नहीं होगा रिड्यूस. ऐसे ही सॉल्यूशन में कॉपर आयन भी हैं और सिल्वर आयन भी हैं एक्वस सॉल्यूशन में. तो बताओ पहले किसका रिडक्शन होगा? सिल्वर आयन का. सिल्वर आयन लगभग निपट लेगा, तब कौन? कॉपर 2 प्लस. एंड देन कॉपर 2 प्लस भी मान लो रिड्यूस कर दिया और आप इलेक्ट्रिसिटी लगातार सप्लाई करते रहे,
तो फिर वाटर विल अंडरगो रिडक्शन टू गिव हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात। मान लो वाटर का एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बताओ एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन कराओगे या पहले, या वाटर का कराओगे? वाटर का रिडक्शन पहले होगा, तो हाइड्रोजन खत्म होगा और वाटर का ही होगा, एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस ही नहीं होगा। वाटर तो लार्ज अमाउंट में है ना सॉल्वेंट के रूप में, तो एल्यूमिनियम आयन कभी रिड्यूस हो ही नहीं सकते, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये नेवर रिड्यूसेस। मेटलर्जी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, डू नॉट गेट रिड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ये रिड्यूस होते ही नहीं। समझ में? अच्छा, अब वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मैं दोबारा से कह दूं, जब वाटर है तो वाटर का जो रिडक्शन का डेटा होता है वो ऐसा होता है, हाइड्रोजन गैस एंड 2OH माइनस। सॉल्यूशन की नेचर बेसिक हो जाती है OH माइनस प्रोड्यूस होने की वजह से, और इसका E0 SRP की जो वैल्यू है -0.83 वोल्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का डेटा है, रिडक्शन पोटेंशियल है ये, तो -0.83 वोल्ट है। तो हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड OH माइनस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे ही अगर बात करते हैं हम एनोड, एट एनोड, एनोड पर क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है। तो फिर जिसका SOP ज्यादा या फिर SRP कम, तो लोअर SRP मीन्स greater ease of lower SRP and hence greater ease of oxidation at anode, डिस्चार्ज पोटेंशियल के रूप में इन जनरल। एक्सेप्शन भी हो सकता है, होता है इन जनरल। तो लोअर एसआरपी, जितना एसआरपी मतलब एसओपी जितना ज्यादा मतलब एसआरपी जितना कम, तो जितना कम एसआरपी होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं, ईज है उसका ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो फिर क्या ऑर्डर फॉलो करवाना है आपको? सो द ऑर्डर फॉलोड वुड बी दिस वन। जैसे एनायंस बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, तो सल्फेट, नाइट्रेट, H2O, OH माइनस, इस टाइप से OH माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन। आसानी से कौन ऑक्सीडाइज होगा? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इन एक्वस सॉल्यूशन बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहां वाटर है, देखो। अच्छा, वाटर का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बनता है O2 प्लस 4H प्लस 4E। O2 का वैलेंसी फैक्टर साफ दिखाई पड़ता है, 4 है। क्यों? 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने के लिए 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 4 फैराडे की आवश्यकता है। और यहाँ हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर की अगर जरूरत पड़े तो क्या बोलोगे? 2। 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कराने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस की या 2 फैराडे की आवश्यकता है। तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2 एंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज 4। अच्छा, इसका SOP E0 SOP इट इज -1.23 वोल्ट। ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन का डेटा लिखा हुआ है हमने, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये वैल्यू है। अच्छा, OH माइनस का भी ऑक्सीडेशन कराओ, O2 प्लस हाफ H2, तो हाफ O2 आ जाएगा बस यहां पर, एक H2O, इस टाइप से H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से आ गया। तो यहां भी E0
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये -0.4 वोल्ट है। तो इसका मतलब एसओपी जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन का अधिकार ज़्यादा, या एसओपी ज़्यादा मतलब एसआरपी कम तो ऑक्सीडेशन का अधिकार ज़्यादा। इसलिए OH- अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वाटर के एक्वस मीडियम में तो पहले OH- ऑक्सीडाइज देगा, O2 देगा, बट वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 तो अभी भी सेम ही है 4। तो O2 OH- से बन रहा है या वाटर से बन रहा है कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि OH- इज अ प्रेफर्ड चॉइस इन कंपैरिजन टू H2O। OH- खत्म हो जाएगा तो फिर हम वाटर से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो O2 ऑब्टेन होगा विद द वैलेंसी फैक्टर 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको इन बातों का कि कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, कौन इजीली रिड्यूस होगा। यहां से इनसे मालूम पड़ता है कि हु अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड हु अंडरगोज रिडक्शन। यहीं पे एक दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट भी आते हैं, आपको याद रखने चाहिए बच्चों। क्या, जैसे सल्फेट आयन है, नहीं एक्वस मीडियम में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लो तो अगर नॉर्मल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट कंसंट्रेट अमोनियम सल्फेट या H2SO4 लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होकर के मार्शल्स एसिड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक दो पॉइंट्स आएंगे एज ए नोट करके, पहले यहां तक की बात लिखो, ये है प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। कम से कम पहचान तो लो को हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हु विल अंडरगो रिडक्शन। नोट करो, लिखो एक दो पॉइंट्स एज ए नोट करके। जैसे मैंने कहा था कि डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H+ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो H+ का रिडक्शन हो जाएगा, और सल्फेट आयन का नहीं होगा। सल्फेट आयन से पहले वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जैसे डाइल्यूट H2SO4 एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या होगा, कैथोड पर H+ फ्रीली अवेलेबल है। H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, तो H+ फ्रीली अवेलेबल है तो H+ का रिडक्शन हुआ। H2 इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड, और एनोड पर जो ऑब्टेन होगा वो सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो फिर कौन, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। लाइक दिस। तो O2 is the product of electrolysis at anode, but important point है, concentrate ammonium sulfate और H2SO4 इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो बच्चों ध्यान रखना है कैथोड पर तो वही होगा जैसे H+ का रिडक्शन, तो अमोनियम आयन का, अमोनियम आयन तो अमोनिया तो लिबरेट हो जाएगी, प्लस अल्टीमेटली H+ का ही रिडक्शन होगा तो H2 गैस विल बी लिबरेटेड लाइक दिस। और H2SO4 लिया है तो H+ का रिडक्शन हो गया, बट एनोड पर क्या होगा, ध्यान दो, एनोड पर सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है S2 मार्शल्स एसिड का एनायन। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता ही है तो परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। anion of Marshall's acid. In fact, this is the method for production of H2O2 हाइड्रोजन peroxide बनाने के काम में आता है। मार्शल एसिड कौन होता है, H2S2O8, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कंसंट्रेट अगर ले रहे हैं अमोनियम सल्फेट या H2SO4 तभी सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो पाता है और आपको मार्शल्स एसिड ऑब्टेन होता है। Again, these are all important points you should remember. दूसरा एक और important point होता है, क्या important point, ये जरा डेटा ध्यान से देखो। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन का डेटा देखो
तो ई नॉट जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये लगभग होता है -1.35 वोल्ट। और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये होता है -1.23 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो लॉजिकली अगर ध्यान से देखें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो थर्मोडायनेमिक डेटा है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, तो ई सेल डेल्टा जी से रिलेटेड है, डेल्टा जी इज प्योरली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक डेटा अगर देखें, ये पोटेंशियल डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डेटा। तो ये थर्मोडायनेमिक डेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर है और इसमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो एक तरीके से वाटर का ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लो, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा लगता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए एनोड पर क्लोराइड आयन का नहीं, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि क्लोराइड आयन प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ चुके हैं, क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट इन प्रेफरेंस टू वाटर। तो डेटा देख के ऐसा लगता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन करके O2 बनना चाहिए, नॉट Cl2, बट बनता Cl2 है। तो फ्रॉम डेटा, फ्रॉम अबव डेटा it looks electrolysis of aqueous NaCl solution should give O2 on anode, O2 at anode, but the fact is that, बट फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है Cl2 इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब आपको तो यही मानना है O2 इज ओनली माइनर, एंड इग्नोर्ड। क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो हम O2 मान के ही नहीं चलेंगे कि O2 बन रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। तो मेजर प्रोडक्ट 99% प्रोडक्ट जो है वो Cl2 बनता है। वो इसलिए है क्योंकि Cl माइनस का Cl2 में ऑक्सीडेशन थर्मोडायनेमिकली भले ही फेवर्ड कम है बट काइनेटिकली फास्ट है। काइनेटिकली H2O का ऑक्सीडेशन O2 में इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इज ए स्लो प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। थर्मोडायनेमिकली भले ही H2O का ऑक्सीडेशन फेवर्ड है बट काइनेटिकली इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई O2 इज नॉट ऑब्टेन। O2 को ऑब्टेन करवाना है तो एक एडिशनल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। अगली स्क्रीन पर लिखेंगे, पहले यहां तक की बात नोट करो। थर्मोडायनेमिकली O2 is preferred, O2 is preferred over Cl2, but kinetically liberation of O2 from H2O is a slow process। तो काइनेटिकली हिंडर्ड प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इसका मतलब दैट इज द रीजन व्हाई Cl2 इज लिबरेटेड। इन फैक्ट O2 needs greater voltage to get liberated. The additional potential the additional voltage required for liberation of O2 from H2O through electrolysis
is called over voltage of O2. Over voltage of O2 is high, इसलिए O2 लिबरेट नहीं होता. However, over voltage of Cl2 from Cl minus is negligible. कह रहे हैं कि काइनेटिकली वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, तो O2 मिल ही नहीं पाती. थोड़ा रेट बढ़ाने के लिए हम पोटेंशियल जब बढ़ाते हैं तो फिर Cl2 लिबरेट हो जाता है. Cl2 को कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत नहीं है लिबरेट होने के लिए, वो काइनेटिकली फास्ट है. बट O2 को एक एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है लिबरेट होने के लिए, एंड दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज. तो ओवर वोल्टेज ऑफ O2 इज हाई, दैट्स वाई O2 इज नॉट लिबरेटेड. उससे पहले ही Cl2 लिबरेट हो जाता है. Cl2 का ओवर वोल्टेज नेग्लिजिबल है. सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओवर वोल्टेज का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखेंगे. आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो. चलो कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल ले लें. एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस. एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल ले लें. जैसे एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड टाइप, इलेक्ट्रोड का टाइप क्या है, एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड. मान लो एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे CuSO4 एक्वस. तो बताओ इलेक्ट्रोड टाइप मान लो इनर्ट है. इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटिनम टाइप. प्लेटिनम इज इलेक्ट्रोड, कॉमनली इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो फिर कॉपर आयन का ही रिडक्शन होगा. कॉपर सॉलिड विल बी ऑब्टेन, क्योंकि कॉपर आयन और वाटर में कॉपर आयन इज प्रिफर्ड, और सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा. ये याद रखना, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, इन्हीं पे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे. तो O2 लिबरेट होगा 4H प्लस. सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जाएगी. नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक. मान लो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है. तो फिर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है जैसे प्लेटिनम टाइप का, तो सोडियम आयन का तो रिडक्शन होना नहीं है, तो वाटर का रिडक्शन होगा. हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, एंड सॉल्यूशन के नेचर बेसिक होने की कोशिश करेगा. बट सल्फेट आयन का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा. एसिडिक और बेसिक नेचर आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे और सॉल्यूशन की नेचर न्यूट्रल होगी. बट कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ 2H माइनस है, यहाँ 4. अरे यहाँ 4 फैराडे भी तो हैं. अगर 4 फैराडे पास किए तो यहाँ भी तो 4 फैराडे होंगे, तो फिर दुगना OH माइनस मिलेगा, 4 मोल OH माइनस मिलेगा 4 फैराडे से. स्टाइकियोमेट्री कुछ भी लिख दो, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैथोड पर जाएगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी एनोड पर जाएगी. तो ओवरऑल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा स्थिर करने पर. बट स्थिर ना करो और इलेक्ट्रोलिसिस करते जाओ आप, वाटर का ही रिडक्शन, वाटर का ही ऑक्सीडेशन, तो कैथोड के अराउंड सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, एनोड के अराउंड सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा. थोड़ा शेक कर दो तो मिक्स हो जाएगा. न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल. कॉपर सल्फेट, हाँ अगर मैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लूँ तो वो तो पढ़ा ही है मैंने. इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए मान लो, तो फिर Na+ का तो होता नहीं रिडक्शन, तो कौन रिडक्शन विल बी वाटर का. और यहाँ क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. हमने कहा भी ना Cl2 इज द प्रेफर्ड प्रोडक्ट बिकॉज ओवर वोल्टेज ऑफ Cl2 इज नेग्लिजिबल, जबकि ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज हाई. तो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस और होता है, जैसे एसिटेट आयन CS3 सोडियम एसिटेट का एक्वस सॉल्यूशन. तो सोडियम आयन का तो रिडक्शन हो नहीं पाता, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं. इसे बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं. कोबले नहीं, कोलबेज.
कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं तो सोडियम आयन का नहीं, वाटर का ही रिडक्शन होता है। तो एक तो हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर, और एनोड पर एसीटेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये मेथड भी है सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने का। C2H6 गैस प्लस CO2 गैस इवॉल्व होती है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और C2H6 इथेन गैस सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने का तरीका होता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस, स्पेशल केस, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं सर? करवा तो लिया नहीं, कॉपर का ही एनोड ले लिया, कॉपर एनोड या कॉपर कैथोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये एक स्पेशल केस है, क्या रिएक्शंस होंगी अलग से देखेंगे। ये एक स्पेशल केस हुआ। This is a special case called attackable electrolysis. Where एनोड जो कि कॉपर का बना हुआ है इज अटैक्ड। और ये मेथड बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है इन प्योरिफिकेशन ऑफ मैनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, निकल टाइप की मेटल्स को प्योरीफाई करने में ये मेथड बहुत काम में आता है। कैसे उसे बोलते हैं हम? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो दिस कॉपर इज अटैक्ड, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? चलो अगली स्क्रीन पे ही देखते हैं, इसी केस को देखेंगे कि कॉपर सल्फेट में क्या रिएक्शंस होती हैं। लेट अस सी। नोट करो पूरी बात। तो जैसे कॉपर सल्फेट का दोबारा दूसरा केस ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड कॉपर का है, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो देखो ऐसे केस में एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर तो कोई खास दिक्कत नहीं है, कॉपर 2+ का रिडक्शन हो जाता है, कॉपर मेटल मिल गई। हालांकि वाटर का भी पॉसिबल होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं ये। तो हाइड्रोजन प्लस 2OH-, ये पॉसिबिलिटीज हैं, कैथोड पॉसिबिलिटीज। ये पॉसिबिलिटीज हैं रिडक्शन पर, कैथोड पर रिडक्शन के लिए। बट इसका E0 SRP लगभग 0.34 वोल्ट होता है, और इसका E0 SRP ये होता है वाटर रिडक्शन -0.83। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो यही होगा। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन विल अकर। दिस रिएक्शन अकर्स एट कैथोड। कोई संशय नहीं है। तो कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ, कॉपर मेटल मिली। एनोड पर देखो, एनोड पॉसिबिलिटीज। एनोड पॉसिबिलिटीज को देखें तो क्या, एक तो यही कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए, सल्फेट तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है, तो चलो O2, और इसका E0 ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रेफरेंस बनता है, तो ये पोटेंशियल कितना होता है? -1.23 वोल्ट। अच्छा, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, बट इसका SOP हाईली नेगेटिव होता है, -2 समथिंग टाइप होता है, मतलब बहुत हाईली नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये तो नहीं होगा, डज नॉट अकर। ये नहीं होता। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या कॉपर का ही एनोड है? एनोड कॉपर एनोड है, एनोड प्लेट के रूप में यूज कर रहे हैं, या रॉड।
तो क्या कॉपर सॉलिड की जो एनोड है वही ऑक्सीडाइज हो जाए? तो हो जाती है इस टाइप से। और इसका जो पोटेंशियल है ई नॉट वॉट SOP, ये कितना है -0.34 वोल्ट। यही हाईएस्ट पोटेंशियल है तो यही होता है। दिस रिएक्शन अकर्स एनोड पर कॉपर की रॉड ही ऑक्सीडाइज हो जाती है। इन तीनों में सबसे हाई पोटेंशियल यही वाला है। सबसे फेवरेबल रिएक्शन ये है कि कॉपर की जो रॉड इस्तेमाल की है आपने एनोड में वही ऑक्सीडाइज हो जाए और कॉपर 2+ बन जाए। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच यूजफुल फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में करते क्या है, ऐसे करते हैं, देखो। ये इस टाइप का मान लो, ये कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ये कैथोड प्लेट हो गई। ये एनोड प्लेट हो गई। जिस कॉपर को हम प्योर करना चाहते हैं, कट तो नहीं रहा, चेक कर लो। जिस कॉपर को हम प्योर करना चाहते हैं उस कॉपर को हम ले लेते हैं। जनरली ब्लिस्टर कॉपर होता है जिसमें नियरली 98% ऑफ कॉपर होता है। और प्योरिफिकेशन करने के लिए उसको रॉड बनाए थे एनोड। और ये सॉल्यूशन भर दिया हमने कॉपर सल्फेट का। इलेक्ट्रोलाइट बाहर से पोटेंशियल लगाते हैं तो देखो कॉपर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो रिएक्शन क्या हो गई, एनोड पर कॉपर 2++2 ये, और ये जो कॉपर 2+ सॉल्यूशन में ऑलरेडी था या आया वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाकर के डिपॉजिट होने लगता है, रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन इस टाइप का। तो ये जो कॉपर प्लेट है इसका मास बढ़ने लगता है क्योंकि कॉपर आयन डिपॉजिट होते हैं रिडक्शन के द्वारा। और जो रॉड है, इम्प्योर रॉड है, उसका मास घटता है धीरे धीरे। ये 10 किलो की मान लो रॉड ली, घट करके 1 किलो की रह जाती है। तो 9 किलो जो कॉपर 2+ आया था वो रिड्यूस होकर के इस मेटल प्लेट पर चढ़ जाता है। तो प्योर कॉपर इस कैथोड प्लेट पर आ जाता है, प्योर कॉपर प्लेट पर। और एनोड जो इम्प्योर है वो जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई, कॉपर 2+ सॉल्यूशन में आ जाते हैं। हालांकि कुछ नॉन ऑक्सीडाइजेबल इंप्योरिटीज भी होती हैं, इट एक्युमुलेट्स एट द बॉटम। बच्चों क्या बोलते हैं, किसी को याद है? 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा शायद ये सब। दिस इज कॉल्ड एनोड मड। एनोड मड होता है। एनोड मड जो होता है इस कंटेन्स मैनी प्रीशियस मेटल्स जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, जिसमें सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, इस टाइप के एंटीमनी हो सकता है। ये सब इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो गए। एनोड मड कंटेन्स दीज काइंड ऑफ इंप्योरिटीज विच आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज नहीं होते। कॉपर तो 2+ ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर नहीं, कॉपर हटा दो, कॉपर की जो मेटलर्जी है ना, बिल्कुल। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, इस टाइप की जो इंप्योरिटीज होती हैं वो यहाँ नीचे एक्युमुलेट हो जाती हैं, विच इज कॉल्ड एनोड मड। ये एनोड मड भी एक प्रेशियस मेटल्स होती हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर की जो रॉड है उसे एनोड बनाते हैं। जो भी मेटल प्योरीफाई करनी हो वो हम एनोड बना देते हैं, और जो हम ऑब्टेन करना चाहते हैं जिस मेटल को प्योर फॉर्म में, उसकी प्लेट ले लेते हैं। और दिस इज हाउ कॉपर, निकल,
जिंक, इस तरह की मेटल्स को हम प्योरीफाई कर लेते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं हम वहाँ भी बात करते हैं, कहाँ, मेटलर्जी में। मेटलर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ही कॉमनली पढ़ा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट भर भर के इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर और प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल। मोस्ट कॉमनली इट इज रिफाइंड इन द एक्वा सॉल्यूशन लाइक दिस। तो ब्लिस्टर कॉपर होता है impure copper which contains the impurities of 98%, and this is how it has been refined. This is called attackable electrolysis because एनोड रॉड इज अटैक्ड, ऑक्सीडाइज्ड, और जो नॉन ऑक्सीडाइजेबल इंप्योरिटीज हैं वो नीचे एक्युमुलेट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एनोड मड व्हिच कंटेन्स द प्रेशियस मेटल्स लाइक दिस। हो गई ये थ्योरी। फैराडेज लॉ के कुछ एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो हो गया। दो बातें थी, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन, कितना। कितना तो हम पहले ही पढ़ चुके, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। कौन मतलब प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ लिया। अब तो बस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जेई में जब क्वेश्चन आता है तो हम बताते थोड़ी हैं, बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन, बच्चों को खुद डिसाइड करना पड़ता है। और फिर फैराडेज लॉ लगा करके दे नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, यू शुड रिमेंबर। लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन दैम। नोट करो। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ले ली, 1 लीटर 0.01 m एक्वस copper sulfate solution is electrolyzed by supplying 0.01 Faraday of electricity. Find copper 2 plus concentration, pH of solution after electrolysis. कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी बताओ, और पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या होगी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्वेश्चन में आपको डिसाइड भी करना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होंगे कैथोड पर एनोड पर, और ये भी डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रिसिटी है या गिवन सब्सटेंस है अंडरगोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एट कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। एंड Faraday's laws, of course, you have to apply. Do it. Solve the question. बताओ भाई क्या आंसर। 1 लीटर दिस मच दिया हुआ है, तो ध्यान दो रिडक्शन क्या हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर आयन का तो रिडक्शन होगा, कॉपर सॉलिड मिल जाएगा। बट कितना है, 1 लीटर इंटू 0.01, तो 0.01 मोल हो गए। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 0.01 फैराडे। बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट सर ये क्या, हाँ भाई लिमिटिंग रिएजेंट। 1 फैराडे के लिए 1 कॉपर 2 प्लस, 1 मोल कॉपर 2 प्लस के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 0.01 के लिए 0.02 फैराडे चाहिए, कम है, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका मतलब कॉपर 2 प्लस का पूरे का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। ये तो पूरा खर्च हो गया। पूरा खर्च होने से क्या हुआ, 2 फैराडे से 1 मोल बनता है, तो 0.01 फैराडे से कितने मोल खर्च हुआ, 0.01/2 मोल, इतना खर्च हुआ। तो इसका मतलब ये 0.005 मोल बच गया। और ये कॉपर भी कितना मिला, 0.005 मोल। क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं है, अगर पूछते हैं कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड कितना होगा, तो 0.005 मोल्स इंटू 64 ले लो एटॉमिक मास 64, तो ये 1/200 देख लेंगे 0.32, हाँ
64 बटा, इसको 1/200 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल 32.32 ग्राम, दैट्स इट अप्रॉक्सीमेटली। बट हमें कॉपर 2+ की फाइनल कंसेंट्रेशन चाहिए, तो कितने मोल्स बचे हुए हैं, ये तो मोल्स हो गए, और वॉल्यूम सेम ही मानते हैं 1 लीटर। क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस में वॉल्यूम लॉस इज नेग्लिजिबल एंड वी अज्यूम द फाइनल वॉल्यूम टू बी सेम एज इनिशियल वॉल्यूम, तो ये 1 लीटर, तो 5 × 10⁻³ दैट्स इट, यही आंसर है। तो कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन घटी, कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ, बट पूरा जीरो नहीं हो पाया ये। अच्छा, ये तो कैथोड पर हुआ, एनोड पर क्या होगा जरा देखो। नहीं, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस से आप जानते हो कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन ना होकर के बल्कि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और क्या बनेगा O2 + 4H + 4E। नॉर्मली तो वाटर की pH 7 होती है, बट यहाँ तो H+ बन रहे हैं तो pH 7 से कम हो जानी चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी लिमिटिंग रिएजेंट था, और वो कितना 0.01 फैराडे। 4 फैराडे से 4 मोल मिलते हैं, तो 0.01 फैराडे से 0.01 मोल मिले, तो इसका मतलब H+ की कंसेंट्रेशन फाइनली कितनी हो गई। नहीं, वाटर 10⁻⁻7 होता है, मेजर अमाउंट तो ये आई है 0.01 मोल, और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 10⁻⁻2m। तो pH कितनी हो गई फाइनल, वुड बी 2, दैट्स इट, यही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। पढ़ें, मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेहनत से पढ़ें और डीपीवी शीट अच्छे तरीके से पूरी तरीके से सॉल्व करें, वही नैया पार लगाएगा। नैया मतलब नाव, कहते हैं ना, नाव पार करवाना मतलब टारगेट को अटेन करना, अचीव करना। वो जब ही होता है जब आप थ्योरी पढ़ने से केवल काम नहीं चलता, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन ओनली यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस भी इन्वॉल्व है, फैराडेज लॉज भी इन्वॉल्व हैं, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर लो तो काफ़ी आपका प्रैक्टिस हो जाती है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। चलो आज बस यहीं स्टॉप करते हैं, दैट्स इट फॉर नाउ।